स्टार्ट करिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका संकल्प ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट देख रहे थे। मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने मोल के बहुत सारे 2-3 फार्मूले देखे थे। फिर उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा था कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म में हम लोगों ने परसेंटेज देखा था, जिसमें परसेंटेज M/M, परसेंटेज M/V और परसेंटेज V/V हम लोगों ने देखा था। फिर उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने मोलरता देखा था। किसी विलयन के लिए, किसी भी सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मोलरता कैसे फाइंड करते हैं, उसको देखा था। फिर हम लोगों ने आगे बढ़े थे, उसमें मैंने बताया था कि किसी भी 2 विलयन के लिए हम लोगों ने पहले मोलैरिटी जो देखी थी वो 1 विलयन का निकालने के लिए देखा था। उसमें था क्या कि कोई सॉल्यूट रहता है, किसी भी सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो उसमें सॉल्यूशन बनता है। उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालने के लिए हम लोगों ने फार्मूला देखे थे। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर 2 सॉल्यूशन को ही मिक्स कर दिया जाए, कोई एक कंटेनर में एक सॉल्यूशन है, दूसरे कंटेनर में दूसरा सॉल्यूशन है, अगर इन दोनों सॉल्यूशन को ही मिक्स कर दिया जाए तो जो सॉल्यूशन तीसरा बनेगा, जो दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने पर नेक्स्ट सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन की फाइनल मोलैरिटी क्या होगी, फाइनल मोलरता क्या होगा, इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 2 विलयनों के मिश्रण करने पर मोलरता क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना था। ठीक है, वहां पे मैंने बताया था कि अगर 2 सॉल्यूशन है, एक कंटेनर है जिसका मोलरिटी M1 और वॉल्यूम V1 है, वैसे ही अगर दूसरा कंटेनर है जिसमें कोई सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी M2 और वॉल्यूम V2 है। अगर इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर दिया जाए तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने पर हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन की फाइनल मोलरिटी क्या होगी, टोटल जो विलयन हमारा बना है इस विलयन की मोलरता क्या होगी। तो मैंने बताया था कि मोलरिटी अगर फाइनल की बतानी है तो M1 प्लस M2, मतलब जो पहले सोल्यूशन का मोलरिटी है और दूसरे सोल्यूशन का मोलरिटी है, इन दोनों को ऐड करके फाइनल मोलरिटी नहीं निकालते हैं। ठीक है, ऐसा मैंने बताया था। और उसमें फिर मैंने बताया था कि ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि 2 प्रॉपर्टीज होती है। एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसे व्यापक के गुण या मात्रात्मक के गुण हम लोग बोलते हैं, और दूसरा मैंने बताया था इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने बताया था। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, गहन के गुण है, उनको हम लोग ऐड नहीं कर सकते, वो नॉन एडिटिव होते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने बताया था। मतलब जो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था वो एडिटिव था। मतलब अगर कोई भी चीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दिखा रहा है, तो जैसे यहाँ पर है वॉल्यूम, मैं मान लूं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दिखा रहा है, तो V1 प्लस V2 दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं क्योंकि एक्सटेंसिव एडिटिव दिखाते हैं, मतलब इनको ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये होते हैं नॉन एडिटिव। ठीक है, नॉन एडिटिव होते हैं, मतलब इनको आपस में ऐड नहीं कर सकते हम लोग। जैसे मैं मोलरिटी की बात करूं तो M1 प्लस M2, तो फाइनल विलयन की मोलरिटी नहीं निकलेगी, फाइनल सोल्यूशन की मोलरिटी नहीं निकलेगी, क्योंकि मोलरिटी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी दिखाई है। ठीक है, मैंने बताया था वे चीज जो मास पे डिपेंड करते हैं या साइज ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं, मतलब कणों के आकार पे निर्भर करते हैं, वो क्या होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 चीजें आई थी, एक तो मोल की अगर मैं बात करूं, दूसरा वॉल्यूम की बात करूं, और तीसरा मोलरिटी की बात करूं। तो अब ध्यान से सुनिएगा। मोल है, मोल बराबर होता है वेट अपॉन मोलर मास, मतलब भार बटे अणु भार। ठीक है, तो मतलब भार पे तो डिपेंड कर रहा है, तो ये कैसी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। वॉल्यूम आयतन है, कंटेनर पे निर्भर करता है कि कैसा हमारा कंटेनर है, उसमें वॉल्यूम क्या है, तो ये भी हमारी होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर हमारा मोल है और वॉल्यूम है, आयतन है, तो उन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन जो मोलैरिटी होती है, मोलरता होती है, इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ठीक, कैसे सर,
मैंने बताया था मोलरिटी बराबर होता है N/V, मतलब विलेय का मोल बटा विलयन का आयतन, मोल ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो मोल तो हमारा क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यहां से हम लोगों ने क्या देखा, हमारा मोल क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव मिलकर इंटेंसिव होते हैं, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव मिलकर इंटेंसिव के बराबर होते हैं, मतलब गहन के गुण के बराबर होते हैं, जो कि नॉन एडिटिव होते हैं। ठीक है, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग ऐड नहीं कर सकते, नॉन एडिटिव होते हैं, इनको ऐड नहीं कर सकते। इसलिए इसके पहले जो हमारा फाइनल विलयन का मोलरिटी निकालना था सोल्यूशन का, उसमें हम लोग M1 प्लस M2 को ऐड नहीं किए थे, क्योंकि वो नॉन एडिटिव होते हैं। ठीक है, तो करेंगे क्या सर, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए, इसका मोलरिटी M1 है, पहले सोल्यूशन का वॉल्यूम V1 है, और मैं इसके मोल मान लूं हमारा N1 है, और जो दूसरा विलयन है, दूसरा सोल्यूशन है, इसकी मोल N2 है। ठीक है, और इसके मोल N3 में मान लिया। ठीक है, तो यहाँ होगा क्या, मैंने बताया था मोलरिटी इज इक्वल टू होता है N/V। मोलरिटी को तो हम लोग डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। अगर मैं इसको M1 पहले सोल्यूशन के लिए लिखूं तो क्या होगा, M1 इज इक्वल टू N1 अपॉन V1। ठीक, तो यहां से मोल बराबर क्या होगा, N1 इज इक्वल टू M1 और V1। ठीक, सेम ऐसे ही जो दूसरा हमारा सोल्यूशन है, उसके मोल क्या होंगे, M2 इंटू V2 होंगे। ठीक है, अगर फाइनल वॉल्यूम की मैं बात करूं, हुआ क्या है, पहले कंटेनर के सोल्यूशन को दूसरे कंटेनर के सोल्यूशन के मिलाकर तीसरा कंटेनर का सोल्यूशन बनाया गया है। पहला जो कंटेनर का सोल्यूशन था और दूसरा कंटेनर का सोल्यूशन, मतलब V1 और V2 दोनों को मिला दिया गया है। तो हमारा आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वो तो V1 प्लस V2 ही होगा, वो हमारा क्या होगा, V1 प्लस V2। और यहाँ पर हमको फाइनल मोलरिटी निकालनी है, इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, जो सोल्यूशन है, विलयन जो बना है लास्ट वाला, उसको हम लोग क्या किए हैं, MF से डिनोट किए हैं, मतलब फाइनल मोलरिटी है, फाइनल मोलरता। ठीक, अगर इसके मोल N3 है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि N3 इक्वल टू क्या होगा, M फाइनल इंटू V1 प्लस V2, मतलब वॉल्यूम फाइनल, और वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम क्या है, V1 प्लस V2। तो मोल जो होगा फाइनल क्या हो जाएगा, MF इंटू V1 प्लस V2, मतलब फाइनल विलयन की मोलरिटी और उसका आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हुआ क्या, 3 मोल हमको मिल गए हैं। ठीक है, 3 मोल हमको मिल गए हैं। यहाँ पर हम लोग मोलरिटी को डायरेक्ट ऐड नहीं कर पा रहे थे। ये मैं किस लिए निकाला, क्योंकि मैंने बताया था जो मोल होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दिखाते हैं, व्यापक के गुण, मात्रात्मक के गुण दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका N1 मोल है, इसका N2 मोल है, दोनों मोल को मिला दिया गया तो थर्ड मोल बना है N3। इनको तो हम लोग ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं इनको डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि जो हमारा फाइनल विलेन था, फाइनल सोल्यूशन था, उसके मोल अगर N3 हैं, तो पहले कंटेनर के मोल और दूसरे कंटेनर के मोल के बराबर होंगे। ठीक है, जो फाइनल मोल आया है हमारा विलेन का सोल्यूशन का, दोनों सोल्यूशन को मिलाने पर उसके मोल पहले और दूसरे कंटेनर के मोल के बराबर सम होंगे। ठीक है, तो N1 बराबर अभी हम लोगों ने देखा M1 प्लस V1 था, और N2 बराबर अभी हम लोगों ने देखा M2 प्लस M2 इंटू V2 था। ठीक है, और यहां से N3 बराबर हम लोगों ने देखा था फाइनल मोलरिटी इंटू V फाइनल था, मतलब V1 प्लस V2 दोनों विलयन को मिलाने पर आयतन। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, फाइनल मोलरिटी, जो हमारा विलयन थर्ड विलयन बना है उसकी मोलरता हमको फाइंड करनी थी, मोलरिटी फाइंड करनी थी। तो यहाँ से MF हम लोग निकाल सकते हैं, क्या होगा, M1 V1 प्लस M2 V2 अपान V1 प्लस V2। ये होगा थर्ड सोल्यूशन, जो दोनों सोल्यूशन को मिलाने पर थर्ड सोल्यूशन बनेगा, कोई विलयन बनता है तीसरा विलयन, उसकी फाइनल मोलरिटी। ठीक है, याद करने की कुछ कोई चीज नहीं है इसमें,
करना क्या है, हमको केवल मोल को ऐड करना है। ठीक है, और हमको पता है सर मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर मोलरिटी इक्वल टू होता है NYV, मतलब विलेय का मोल अपान विलयन का आयतन। ठीक है, तो यहाँ से मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 इंटू V1। ठीक है, तो हमको याद रखना है बस यही बात कि जो हमारा थर्ड विलयन है उसके मोल इन दोनों कंटेनर के विलयन के मोल के बराबर होंगे। ठीक है, तो N1 प्लस N2 इक्वल टू N3 आ जाएगा, और हम लोगों ने देखा N1 इक्वल टू क्या है, M1V1, और N2 इक्वल टू क्या है, M2V2। ठीक है, मतलब कोई भी सोल्यूशन दिया है, अगर उसकी कंसंट्रेशन सांद्रता दी हुई है M1 और उसका आयतन दिया हुआ है V1। ठीक है, कोई दूसरा सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन दी हुई है M2 और सांद्रता दी हुई है V2। ठीक, तो यहां से दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे। ठीक है, तो फाइनल मोलरिटी आ जाएगी और उसको फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब दोनों के मोल को ऐड करके तीसरे मोल के बराबर करना है, बस इतना सा काम था इसमें। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम लोग जब कोई सोल्यूशन को मिक्स करते हैं आपस में, दो सोल्यूशन को, तो जो थर्ड सोल्यूशन बनेगा उन दोनों सोल्यूशन को मिक्स करने पर, दोनों विलयन को मिक्स करने पर, मिश्रण बनाने पर जो विलयन बनेगा उनकी मोलरिटी निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, इस पर क्वेश्चन कैसे आता है सर, क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से आता है, बस ध्यान देके देखिएगा। यहाँ पर मान लिया कि मैं, हमारा क्वेश्चन है फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मिक्सिंग ऑफ, मतलब मोलरिटी फाइंड करना है, मोलरता हमको बताना है विलयन के मिश्रण का, जो कि मिलाया क्या क्या गया है, 750 ml ऑफ 5 मोलर, 750 ml ऑफ 5 मोलर इक्वल्स HCl एंड 250 ml ऑफ 2 मोलर एक्वस HCl सोल्यूशन। इसको 0.5 मोलर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब 750 ml 0.5 मोलर का एक विलयन है, दूसरा विलयन है 2 मोलर और 250 ml। ठीक है, मतलब जो दूसरा विलयन है उसका आयतन दिया है 250 ml और जो उसकी मोलरिटी दी हुई है, मोलरता दी हुई है 2 मोलर है। ठीक है, तो इन दोनों को मिक्स करने पर, इन दोनों विलयन को मिक्स करने पर जो फाइनल मोलरिटी विलयन बनेगा उसकी मोलरिटी हमको बतानी है, मोलरता बतानी है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हमको दिख रहा है कि 750 ml का 0.5 मोलर का हमारा एक HCl का विलयन था, और दूसरा 250 ml का 2 मोलर का दूसरा HCl का विलयन था। ठीक है, तो करेंगे क्या, एक तो फार्मूला से डायरेक्ट हम लोग करते हैं। देखिए V1 इक्वल टू क्या होगा, 750 ml। ठीक है, अगर मैं पहले जो सोल्यूशन है उसका आयतन V1 मानूं तो V1 इक्वल टू है 750 ml, और इसकी मोलरिटी दी हुई है M1 है 0.5 मोलर। ठीक, दूसरे विलयन की बात करूं तो दूसरा विलयन दिया है V2, V2 क्या दिया है 250 ml। ठीक, और M2 दूसरे विलयन की मोलरिटी दी हुई है कंसंट्रेशन 2 मोलर। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया गया, तो हमको फाइनल मोलरिटी बतानी है। ठीक है, अगर मैं फाइनल वॉल्यूम की बात करूं, टोटल आयतन की बात करूं तो क्या होगा, V1 प्लस V2, दो सोल्यूशन को ऐड कर दिए हैं, तो दोनों को ऐड कर दिए, तो अगर इसका आयतन 1 लीटर है, इसका आयतन 1 लीटर है, दोनों को ऐड कर दिए, तो टोटल आयतन क्या होगा जो विलयन बनेगा, 2 लीटर। जाहिर सी बात है, पूरा पूरा मिक्स किए हैं तो वैसे ही अगर पहले विलयन की V1 वॉल्यूम है, दूसरे विलयन की सोल्यूशन की V2 वॉल्यूम है, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिए तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल आयतन V1 प्लस V2। V1 हमको दिया है सर 750, V2 हमको दिया है सर 250, टोटल कितना हो जाएगा 1000 ml। ठीक है, तो कुछ दिख रहा है, ये फाइनल मोलरिटी पूछी है, फाइनल वॉल्यूम, टोटल आयतन हम लोग निकाल लिए हैं और बाकी सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने फार्मूला क्या देखा था फाइनल मोलरिटी निकालने के लिए,
M1V1 प्लस M2V2 अपान V1 प्लस V2 मतलब V फाइनल। ठीक है, वैल्यू रखते हैं हम लोग। M1 हमारा कितना है 0.5, V1 कितना है 750 प्लस M2 कितना है 2 मोलर इंटू V2 कितना है 250 ml और V1 प्लस V2 कितना आया है 1000 ml। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करना है। ये कितना आएगा 375 प्लस ये आएगा 500 अपान 1000। ठीक है, टोटल आ गया 875 अपान 1000 इज इक्वल टू 0.875 मोलर। ठीक है, 375 और 500 ये हो गया, दोनों को ऐड कर दिए 875 मतलब 875 हो गया और फाइनल आयतन हमको मिला है 1000। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिए, हमारी जो फाइनल मोलरिटी आ गई वो कितना आई है 0.875 0.875। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ऐसे क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं। ठीक है, ml में है लीटर में है तो भी ऐड कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए 750 ml का 0.5 मोलर HCl विलयन एक है, दूसरा 250 ml है मतलब 250 ml है उसका आयतन और 2 मोलर का HCl विलयन है। दोनों को ऐड कर दिए हैं तो जो मिश्रण बना है उस विलयन की, उस मिश्रण की फाइनल मोलरिटी हमको बतानी थी। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है M1V1 प्लस M2V2 अपान V1 प्लस V2। M1 हमारा दिया है 0.5 मोलर तो 0.5 मोलर रख दिए। V1 पहला का आयतन कितना दिया है 750 ml, पहला दूसरा किसी को भी मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि दोनों को आपस में मिक्स किए हैं। ठीक है, तो मोलरिटी क्या हो गई 750 ml और उसके बाद दूसरे की मोलरिटी कितनी दी हुई है 2 मोलर और वॉल्यूम आयतन कितना दिया हुआ है 250 ml। ठीक है, उसके बाद फाइनल वॉल्यूम जो आएगा V1 प्लस V2 1000 आ गया। फिर यहाँ से 375 इसको सॉल्व कर देंगे 0.875 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन हमारे बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग अपने नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे आते हैं। अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन देख लिया, मोलरिटी देख लिया और सोल्यूशन जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो तीसरा कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी मतलब मोललता, इसके बारे में हम लोग देखेंगे अब। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन मोलैरिटी, 2 कंसंट्रेशन टर्म, 2 सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब तीसरा कंसंट्रेशन टर्म आते हैं मोलैलिटी पे, मोललता पे। ये क्या होता है सर? पहली बात मोलैरिटी थी, मोलरता जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा वो मोलैरिटी थी, मोलरता उसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये है मोलैलिटी, मोललता, इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर अब मोलैलिटी होती क्या है? हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, कोई सल्यूट था, विलेय था, उसको किसी सॉल्वेंट में मिला रहे थे, मतलब कोई चीज थी उसको किसी चीज में मिला रहे थे तो हमारा सोल्यूशन बन रहा था। विलेय को विलायक में मिलाकर विलयन बना रहे थे हम लोग। ठीक है, तो मोलरिटी में, मोलरता में हम लोगों ने देखा था उसका परिभाषा क्या था, डिफिनेशन क्या था? जो हमारा फाइनल सोल्यूशन बना है 1 लीटर सोल्यूशन में, जो फाइनल सोल्यूशन है उसका 1 लीटर ले लेते थे, उसमें कितने विलेय के मोल हैं, जो चीज हम लोग मिक्स किए हैं सॉल्यूट उसके कितने मोल हैं फाइनल मोलरिटी, जो फाइनल सोल्यूशन बना है उसके 1 लीटर में। ठीक है, तो वैसे ही होता है मोलैलिटी, मोललता, मतलब विलेय को विलायक में हम लोग मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं। ठीक, सल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं तो जो सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें सॉल्वेंट में मिक्स करने पर, अगर मिक्स करने के बाद 1 kg हम लोग सॉल्वेंट ले लेते हैं
उसमें जितने विलेय के कण, विलेय के मोल ऐड हो रहे हैं, जो हमारा सॉल्वेंट है उसका 1 केजी ले लेते हैं, उसमें देखेंगे कि हमारा सॉल्यूट विलेय कितना मिक्स है, उसके विलेय के कितने मोल, सॉल्यूट के कितने मोल मिक्स है। ठीक है, उसको हम लोग 1 किलोग्राम में देखेंगे तो जितने विलेय की मोल रहेंगे वही हमारा मोलैलिटी कहलाएगा। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या हुआ, परिभाषा क्या हुआ सर? इट इज द मोल ऑफ सॉल्यूट, इट इज द मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर मतलब 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट मतलब 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेयन की मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेयन की मोललता कहलाती है। ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या होगा सर? जैसे हम लोगों ने मोलरिटी में, मोलरता में फार्मूला देखा था, सेम वैसे ही फार्मूला है क्या? मोल ऑफ सॉल्यूट है मतलब विलेय के मोल, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे? मोल ऑफ सॉल्यूट अपान कितने किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जो विलायक के हैं उसके 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने उपस्थित हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें रहेगा? किलोग्राम में, मतलब विलेय के मोल अपान विलायक का भार। ये पॉइंट याद रखिएगा, विलायक का भार, विलायक वर्ड बस आपको मोललता में ही मिलेगा, मोलैलिटी में ही मिलेगा। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब विलायक का भार, मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब विलेय का मोल। ठीक है, लेकिन होता क्या है, अब जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कोई चीज 1 किलोग्राम, 2 केजी, 4 केजी, 10 केजी लेकर नहीं करते हैं, उसको हम लोग ग्राम में लेते हैं। 0.4 ग्राम, 0.6 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, ऐसे लेकर कोई भी एक्सपेरिमेंट केमिस्ट लोग करते हैं। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन वगैरह दिए रहते हैं वो मैक्सिमम केसेस में यही होते हैं कि ग्राम में दिए रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, किलोग्राम को ग्राम में बस चेंज करके लिखेंगे इसको। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट, WT मतलब वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब विलायक का भार, अगर ग्राम में लेते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, अगर सॉल्वेंट का भार, विलायक का भार हम लोग ग्राम में ले रहे हैं तो। ठीक, तो ये था टोटल मोलैलिटी के बारे में, मोललता के बारे में। अब इसकी कोडिंग कैसे करते हैं? इसकी कोडिंग के लिए देखिएगा, सेम जैसे मोलैलिटी में था वैसे ही, जैसे मैं अगर मोलैरिटी, मोलरता की बात करूं तो मैंने बताया था वहां, अगर मैं 3 मोलर इक्वस NaOH ले लूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर कि 3 मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब विलेय के 3 मोल, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि जो मोलरता का हम लोग परिभाषा देख रहे थे, मोलरिटी का परिभाषा हम लोग देख रहे थे, वो जो विलेयन था उसके 1 लीटर में देख रहे थे। क्या था? मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब जो हमारा विलेयन है, सोल्यूशन है, उसके 1 लीटर में सॉल्यूट के, विलेय के कितने मोल है। ठीक है, तो यहाँ 3 मोलर पहले से ही दे दिया है, इसलिए हम लोग क्या लिखते थे? 3 मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो हमारा सोल्यूशन है, विलेयन है 3 मोलर, उसमें 3 मोल है विलेय के, मोल ऑफ द सॉल्यूट मतलब 3 मोल विलेय के प्रेजेंट है। ठीक है, सेम वैसे ही होगा यहाँ पर, जैसे 3 मोलल इक्वस NaOH दे दिया, 3 मोलल, स्मॉल m को मोलल बोलते हैं, कैपिटल M को मोलर बोलते हैं। ठीक है, मोलरता मतलब मोलर और मोललता मतलब मोलल। ठीक है, मोलल
तो यहाँ पे स्मॉल m है मतलब 3 मोलर है इक्वल्स NaOH। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब भी सेम हुआ कि 3 मोल ऑफ सोल्यूट मतलब विलेय के 3 मोल उपस्थित है या प्रेजेंट है इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलरता का जो परिभाषा था, डिफिनेशन था, हम लोग क्या देखे थे? 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, यही था हमारा मोलरिटी का डिफिनेशन। वही है मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 किलोग्राम विलायक में कितने मोल प्रेजेंट है। यहाँ पर 3 मोलल दे दिया हुआ है, मतलब 3 मोल सोल्यूट हमारे प्रेजेंट है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। ठीक है, इसके बाद ये हो गया कोडिंग। इसका ऐसे कोडिंग करते हैं, कोडिंग करना आना चाहिए आप लोगों की, कैसे क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक, वैसे मैं एक क्वेश्चन की बात करूं इसमें, फाइंड फाइंड मोलैलिटी फाइंड मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। विलेन की मोलरता बतानी है। इफ 4 ग्राम एक्वस NaOH, 4 ग्राम जलीय NaOH और डिजॉल्व इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, 4 ग्राम एक्वस NaOH है, 100 ग्राम उसमें मिला गया विलेन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस विलेन की मोलरता बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इफ 4 ग्राम एक्वस NaOH विच आर डिजॉल्व इन 100 ग्राम सोल्यूशन, मतलब 100 ग्राम विलेन है, उसमें 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमको उस विलेन की मोलरिटी बतानी है, मोलरता बतानी है। ठीक है, तो करेंगे क्या? ध्यान सुनिएगा। मोलरता का मैंने फार्मूला क्या बताया? मोल ऑफ सोल्यूट मतलब विलेय का मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब विलायक का भार। अगर ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करके लिखेंगे। ठीक है, मोल ऑफ सोल्यूट देखिए क्या दिया, 4 ग्राम एक्वस NaOH। एक्वस वर्ड का मतलब मैंने बताया था, एक्वस वर्ड का मतलब मैंने क्या बताया था कि जहां कहीं भी एक्वस वर्ड आ जाए मतलब इसका मतलब है जलीय विलयन है। ठीक है, तो वो सोल्यूशन वो विलयन ही जलीय है, मतलब उसमें जल ज्यादा मात्रा में है, मतलब एक्वस चीज उसमें ज्यादा मात्रा में है। तो जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? विलायक हमारा क्या होगा? H2O हो जाएगा। और दूसरा बचा क्या है? NaOH, तो वो क्या हो जाएगा? सल्यूट हो जाएगा। ठीक है, विलय हो जाएगा। एक्वस मतलब H2O, क्योंकि जल ज्यादा मात्रा में है, सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाएगा? विलायक H2O हो जाएगा। सल्यूट विलय जो होगा वो NaOH हो जाएगा। ठीक है, तो मोल ऑफ सल्यूट है, मोल ऑफ सल्यूट मतलब सल्यूट हमारा क्या है? NaOH, मतलब मोल ऑफ सल्यूट मतलब मोल ऑफ NaOH हमको बताना है। ठीक है, तो मोल निकालने के लिए हमको दिया हुआ है क्या है सर? 4 ग्राम NaOH है, मतलब NaOH का भार दिया हुआ है 4 ग्राम है। ठीक है, तो अगर भार दिया है, वेट दिया है, मोल निकालना है, मोल और भार का हमारा क्या रिलेशन होता है? मोल और वेट का क्या रिलेशन होता है? मोल इक्वल टू वेट अपान मोलर मास, मतलब वेट मोल इक्वल टू भार बटे अणु भार। ठीक है, तो मैं लिखा N इक्वल टू W बाई M, मतलब मोलर मास। ठीक है, वेट कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम, ये 4 हो गया। अणु भार मोलर मास NaOH का क्या होगा? NaOH का अणु भार क्या होगा? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना हो गया? 40, मतलब 40। मोलर मास आपको प्रत्येक एटम का याद रखना होगा, उसमें कोई आपको बताने नहीं आएगा, तो आपको 30 तक तो कम से कम याद रखना होगा, मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो ऐसे मोलर मास तो हमारा हो गया 4/40 हो जाएगा,
मतलब 1/10 हमारा क्या आ गया, मोल ऑफ सल्यूट। एन हमारा आ गया, मतलब मोल ऑफ सल्यूट, विलेय के मोल हमारे आ गए हैं 1/10। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का भार बताना है हमको। हुआ क्या, 4 ग्राम NaOH है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। ठीक है, 100 ग्राम कोई हमारा सोल्यूशन है, विलयन है, उसमें 4 ग्राम NaOH है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, विलेय का भार दिया हुआ है हमको, सॉल्यूट का वेट हमको दिया हुआ है 4 ग्राम और सोल्यूशन का वेट दिया हुआ है 100 ग्राम। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब विलेय का भार हमको दिया हुआ है कितना, 4 ग्राम, क्योंकि 4 ग्राम NaOH हम लोग मिलाए थे। ठीक है, दूसरा वेट ऑफ सोल्यूशन, विलेयन का भार दिया हुआ है 100 ग्राम, जो हमारा NaOH है 4 ग्राम, वो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। ठीक है, लेकिन हमको बताना क्या है सर, बताना है वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के भार बताने हैं हमको। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या देखें, विलेय का भार हमको दिया हुआ है, विलेयन का भार दिया हुआ है, लेकिन विलायक का भार तो दिया ही नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, विलायक का भार निकालेंगे। कैसे, आपको पता है सल्यूट मतलब विलेय प्लस सॉल्वेंट मतलब विलायक, विलेय और विलायक को मिलाकर ही हमारा विलेयन बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, मतलब विलेय और विलायक को मिलाकर ही हमारा विलेयन बनता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमको पता है 4 ग्राम सल्यूट दिया है, मतलब विलेय हमारा 4 ग्राम दिया है, सॉल्वेंट हमको निकालना है तो मैं इसको x मान ले रहा हूँ। ठीक है, विलायक हमको निकालना है तो हमको x मान लें। विलेयन का सोल्यूशन का भार भी हमको दिया हुआ है, कितना दिया है, 100 ग्राम। ठीक, यहां से x निकल जाएगा, मतलब 96 ग्राम। तो ये 96 ग्राम क्या आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मतलब विलायक का भार आ गया। और हमको पूछा क्या था, वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का भार ही पूछा था। ठीक है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आया, 1/10 अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना आया है, 96। ठीक है, इंटू 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1000 अपान 960 मोलर, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे करना था, बस इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर मोलैलिटी है, मोलरता पूछा है, तो उसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं, विलायक का भार लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमेशा मैक्सिमम केसेस में विलेय का भार दिया रहेगा, विलायक का भार दिया रहता है, सॉरी विलेयन का भार दिया रहता है, हमको विलायक का भार निकालना रहता है। बच्चे लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट लोग वेट ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर रख देते हैं। देखेंगे एक तो ये वेट दिया हुआ है, यहाँ से मोल निकालेंगे, दूसरा वेट देखेंगे 100 ग्राम दिया हुआ है सोल्यूशन का, इसको रख देंगे। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा कि वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है या वेट ऑफ सोल्यूशन दिया है। ठीक है, तो ये है टोटल हमारा मोलैलिटी। ठीक, मोललता के बारे में टोटल हमारा एक्सप्लेनेशन था यहाँ पे। 3 कंसंट्रेशन टर्म, परसेंटेज, मोलैलिटी और मोलैलिटी हम लोगों ने देख लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि हर एग्जाम में लगभग पूछा जा चुका है। ठीक है, बोर्ड में, CUT में, नीट में, जेईई मेंस में, हर जगह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है कि अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं, मोलरता की, मोलैलिटी की बात करूं, और दूसरा मैं मोललता की बात करूं, मोलैलिटी की। ठीक, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी मतलब मोलरता और मोललता में, दोनों में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, किस पर पड़ता है या किस पर नहीं पड़ता है, कौन से ताप पर निर्भर करता है, कौन सा ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यही हमको बताना रहता है, तो ध्यान सुनिएगा। मोलैरिटी हमारी कैपिटल एम से दिखाते हैं, N/V होता है, मतलब विलेय का मोल अपान विलेयन का आयतन। ठीक है, मोलैलिटी हमारा होता है N अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब विलायक का भार। ठीक है, मोल अपान विलायक का भार। ठीक, इस दोनों पे ताप का इफेक्ट बताना है, मोलरता और मोललता पे, मोलैरिटी और मोलैलिटी पे
हमको टेम्परेचर का इफेक्ट बताना है कि कौन सा टेम्परेचर से इफेक्ट होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा ताप पे निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो सीधा सा इसका बात है, मोलैरिटी में हमको वॉल्यूम दिख रहा है, ठीक है, आयतन दिख रहा है। अगर एक बोतल पानी लेकर उसको हम लोग, इस समय इतनी धूप है, अगर धूप में रख दें तो उसके वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा, जाहिर सी बात है वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर यहाँ पर आयतन में इफेक्ट पड़ेगा, एक बोतल पानी रखने पर वहां पे आयतन में टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है मोलैरिटी पे भी पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जो मोलैरिटी हमारी होती है टेम्परेचर के ताप पे प्रभावित करती है। ठीक है, दूसरा है हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट है, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट है। अगर मैं आप लोगों को धूप में बैठा दूं इस समय, अगर आप लोग 60 किलो के हैं, 60 केजी के हैं, क्या आप लोग शाम तक 40 केजी के हो जाएंगे, 40 किलोग्राम के हो जाएंगे? नहीं होता है ऐसा। जाहिर सी बात है, अगर आप 60 किलो के धूप में खड़े हो जाएं तो 40 किलोग्राम तो हो नहीं जाएंगे। ऐसा होता तो इतने जिम वगैरह खुले ही नहीं होते। ठीक है, तो मतलब जिसमें हमारा वेट है उस पर ताप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब मोलैरिटी पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो मोललता है, हमारी मोलैलिटी है, उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ताप से प्रभावित नहीं होगा। लेकिन मोलैलिटी ताप से प्रभावित होगी, क्यों? क्योंकि इसमें आयतन है, और आयतन पे एक बोतल पानी रखकर अगर हम लोग धूप में रख दें तो उस पर जरूर इफेक्ट पड़ेगा, मतलब मोलैलिटी पे हमारा इफेक्ट पड़ेगा। वहीं मोलैलिटी है, इसमें भार दिया है, वेट है, वेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं अभी आपको बताया, अगर आपको मैं धूप में खड़ा कर दूं तो आपका वेट शाम तक आधा नहीं हो जाएगा। ठीक है, मतलब वेट जिसमें रहेगा उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मोललता पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, मोलैलिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, जिस भी चीज में आयतन रहे उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जिस चीज में वेट रहे उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये थे हमारे आज के लेक्चर। यहाँ तक फुल एंड फाइनल अभी नहीं हुआ है, अभी इसमें हम लोगों को देखना है, कुछ चीजें बाकी हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग देखिएगा, मोलैलिटी मोलैरिटी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क्वेश्चन लगभग हर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, इन सबका यूज हम लोग को हर जगह मिलेगा। परसेंटेज कंपोजिशन, मोलैलिटी मोलैरिटी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।